नमस्कार मित्रों, नारायण हरि स्वागत है आज एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल राधा नारायण जी 2.2 में। और मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र आचार्य नारायण द्विवेदी। और चर्चा करेंगे आज एक बार फिर से ज्योतिष सीखने के क्रम में एक नए विशेष मंगल की उत्पत्ति के विषय में यह विशेष वीडियो है। और चूंकि विषय यह है कि जो लोग ऐसे हैं कि वे पौराणिक कथाओं के आधार पर खगोलीय गणनाओं को नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए यह विशेष वीडियो रहेगा ताकि उन्हें खगोलीय कथाओं का और पौराणिक कथाओं का समन्वय जो समीकरण है वह विशेष रूप से उन्हें समझ में आ सके। तो उसके विषय में चर्चा करेंगे। मंगल की उत्पत्ति कैसे हुई है और मंगल का क्या गुणधर्म है, मंगल का कैसे जो स्वभाव है पृथ्वी से मिलता जुलता है, उसके विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबसे निवेदन कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह के रोचक विषय के वीडियो आपको उपलब्ध होते रहें तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए वीडियो को और चर्चा करेंगे मंगल की उत्पत्ति के विषय में। मंगल ग्रह का जन्म कैसे होता है। यदि बात करें तो पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान बाराह का अवतार विष्णु ने लेकर के पृथ्वी को जल से निकाला। जल से निकालने की कथा यह है कि देवताओं और हिरण्याक्ष में युद्ध हुआ और युद्ध के फलस्वरूप हिरण्याक्ष की विजय हुई और हिरण्याक्ष ने देवता इंद्र आदि देवताओं को बंधक बना करके रसातल में भेज दिया और पृथ्वी को बंधक बना करके जल में जाकर के छिपा दिया। जहां पर पृथ्वी की त्राहिमाम करने पर भगवान विष्णु ने बाराह भगवान अर्थात शूकर का अवतार लेकर के अपने थूथनों से पृथ्वी को उस जल प्लवन से बाहर निकाल करके उसकी रक्षा की। अब बात करेंगे यहाँ मंगल का जन्म कैसे हुआ। अब मंगल के जन्म की कथा यह है कि लिंग पुराण के अनुसार भगवान बाराह जब पृथ्वी को हिरण्याक्ष की कैद से छुड़ा करके हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को जल से निकाल करके अपने थूथनों पर ले करके आ रहे थे, तो उस समय भगवान बाराह को पृथ्वी के साथ रहने की चेष्टा हुई या इच्छा हुई और इसके फलस्वरूप पृथ्वी के द्वारा और भगवान बाराह और पृथ्वी के संसर्ग से भौम अर्थात मंगल की उत्पत्ति हुई। मंगल ग्रह भगवान बाराह और पृथ्वी के पुत्र हैं। यह कई पुराणों में भी इनके जिक्र मिलते हैं। अब यह कथा किस प्रकार से खगोलीय गणना से मेल खाती है, कैसे उसका समीकरण बनता है, इसके विषय में विशेष चर्चा करते हैं। अब कई पुराणों के अनुसार भगवान बाराह और पृथ्वी के सानिध्य से मंगल की उत्पत्ति तो हुई और इसलिए मंगल को भूमिपुत्र भी कहा गया और मंगल में बहुत सारे गुण पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। अब खगोल शास्त्र के तर्क क्या है कि किसी खगोलीय घटना के कारण कोई खगोलीय पिंड है जो कि पृथ्वी से जिसकी टक्कर हुई और उस टक्कर के अनुसार पृथ्वी का जल अनुपात बहुत बढ़ गया। जल अनुपात जब बढ़ गया तो संपूर्ण धरती जो है वो जलमग्न हो गई और आज हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जल और स्थल का जो अनुपात है वह 71:29 का है, अर्थात 71 अनुपात में जल है और 29 के अनुपात में यहाँ पर स्थल है। और यह अनुपात विभिन्न कल्प, मनवंतर और युगों में बदलता भी रहता है। यह कहीं कम या ज्यादा भी हो सकता है। यदि बात करें द्वापर युग की तो द्वापर युग के अंत में द्वारिका समुद्र में डूब गई। इसका अर्थ यह हुआ कि समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगा और इसके कारण भारी जल प्लवन हुआ और द्वारिका नगरी उसमें डूब गई। पृथ्वी का कुछ हिस्सा जल में डूब गया और इस समय कलयुग की लगभग 5100
से अधिक वर्ष के बाद भी पृथ्वी का जो 71% भाग आज भी जल से आवृत है। केवल 29% भाग ही स्थल के रूप में आज भी बचा हुआ है। और पृथ्वी का कुल जल जो है वह 96.6% है, जिसमें कि 96.6% जो जल है वह लगभग समुद्र में है। और बाकी जो जल है वह हिमनदों में है, ध्रुवीय बर्फ की चोटियां, नदियां, झील और तालाबों के रूप में पृथ्वी पर ही स्थित है। और जल चक्र बर्फ, द्रव और वाष्प के रूप में संचालित होता रहता है। ये खगोलीय घटना है। उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल तथा स्थल गोलार्ध में का जो जलमंडल है लगभग बराबर है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल स्थल मंडल से 15 गुना अधिक है। और यह अनुपात लगभग हर युग में बदलता रहता है। अनुमान है कि अब बात करें यदि जो हमारे खगोलीय घटना है और जो पौराणिक घटना है, तो इनका अगर हम समीकरण बनाएं तो ऐसा समझ लें कि अनुमान ये रखते हैं कि यदि कोई राक्षस हिरण्याक्ष कोई बड़ा खगोलीय पिंड है और उसकी और पृथ्वी की टक्कर के द्वारा एक ऊष्मा उत्पन्न हुई, जिसके कारण जल का जो पृथ्वी का जल अनुपात बढ़ गया और पृथ्वी पर जल प्रलय हुई। और यह हिम युग के बाद होना संभव है। जब कभी बर्फ का जब दो पिंड टकराएंगे तो ऊष्मा उत्पन्न होगी। ऊष्मा जब उत्पन्न होगी तो जो हमारे अभी मैंने चर्चा की कि जो दक्षिणी गोलार्ध पर जलमंडल है और स्थल मंडल से 15 गुना अधिक है, तो वहां का जो ऊष्मा के द्वारा जो जलमंडल वह हिमखंडों का जल है वह पिघल करके जल स्तर के अनुपात को बढ़ाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जल प्लवन होता है। और पौराणिक कथन तो यह है कि हिरण्याक्ष पृथ्वी को रसातल में ले गया। खगोलीय तथ्य क्या है कि हिरण्याक्ष नाम के खगोलीय पिंड की पृथ्वी से टक्कर हुई और जल प्रतिशत आज के 71% के मुकाबले 100% हो गया और पृथ्वी पूरी संपूर्ण रूप से जल प्लवित हो गई, जल में डूब गई। तो बातें एकदम स्पष्ट हैं कि जो खगोलीय घटना है वह कोई अलग पिंड, उसका नाम यदि हम रख लेते हैं, उस पिंड का जो कि नाम नहीं पता तो उस पिंड का नाम रख लेते हैं कि हिरण्याक्षी ही वह पिंड है जो पृथ्वी से टकराया। और पृथ्वी से जब टकराया तो ऊष्मा उत्पन्न हुई और ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण ही जो हिमखंड है दक्षिणी गोलार्ध पर 15% जो भाग उसका अधिक जल का है वो पूरा पिघल करके जल बन गया और पूरी धरती क्या है जलमग्न हो गई। जो आज 71% है वो पूरी 100% होकर के 100% होकर के पूरी पृथ्वी को जलमग्न कर देता है। अब भगवान बाराह की कथा क्या है कि भगवान बाराह का जो समीकरण अगर बैठाएं तो भगवान बाराह का मतलब समझ लीजिए कि एक अन्य खगोलीय पिंड है जिसे कि हिरण्याक्ष की टक्कर से उत्पन्न हुए गुरुत्वाकर्षण का जो असंतुलन काल में पृथ्वी को पुनः टक्कर मारी। जिस समय धरती पर हिरण्याक्ष की टकराव हुई या किसी अन्य पिंड की टकराव हुई, उसी समय एक अन्य कोई जब टकराव हुआ होगा तो पृथ्वी अपनी कक्षा से इधर उधर हुई होगी, अर्थात गुरुत्वाकर्षण का संतुलन बिगड़ा होगा और इस असंतुलन की स्थिति में पृथ्वी किसी अन्य बड़े पिंड से टकराई और इस प्रक्रिया से जो ऊष्मा फिर से उत्पन्न हुई होगी और उस उत्पन्न ऊष्मा से पृथ्वी पर पर्याप्त जल जो है जो पृथ्वी जल से एकदम जल प्लवित थी, जल में बिल्कुल डूबी हुई है, जब अन्य पिंडों से टकराया तो फिर से ऊष्मा उत्पन्न हुई और उस ऊष्मा के स्वरूप क्या होता है कि पृथ्वी पर जो जल है वह वाष्पित होकर के बिल्कुल वायुमंडल में गया होगा और काफी एक बड़ा हिस्सा जल का वह क्या हुआ होगा पृथ्वी से बाहर चला गया और यह हिस्सा पुनः सृष्टि के लिए पर्याप्त था। संभवतः इसी क्षण को लेकर के ईश्वर द्वारा मनु की सृष्टि उत्पन्न करने का भी आदेश हमारे पौराणिक कथाओं में मिलता है, धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है।
अब प्रलय काल की सृष्टि की उत्पत्ति के बीच की अवधि जो है काफी लंबी है। प्रलय काल जब हुआ और उसमें ग्रहों उसमें पिंडों की टक्कर हुई, उस टक्कर से जल प्लवित हुई धरती, फिर कई वर्षों बाद चूंकि उसका जो गुरुत्वाकर्षण था वो असंतुलित हुआ होगा, तो फिर किसी अन्य पिंड से उसकी टक्कर हुई, उष्मा उत्पन्न हुई, उस उष्मा के उत्पन्न होने से काफी जल का जो हिस्सा है वह वाष्पित होकर के वायुमंडल में चला गया, और वायुमंडल में जाने के कारण से वह क्या हुआ कि धरती पुनः जल से बाहर आई, पुनः जल से बाहर आई, और जब यह जल से बाहर आई और टक्कर हुई तो उसी टक्कर जो दूसरा पिंड टकरा रहा है उसी टक्कर से पृथ्वी का कोई हिस्सा उसे टूट करके बाहर चला गया। अब बाहर चला जाने से चूंकि गुरुत्वाकर्षण का असंतुलन हुआ तो यह जो पिंड अलग हुआ यह पृथ्वी और बृहस्पति के बीच में जाकर के अपनी एक नई कक्षा बना करके वहां पर परिभ्रमण करने लगता है। यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप समझ चुके होंगे। अब बात करें तो प्रलय काल की जो अवधि है वो काफी लंबी होती है। ये ब्रह्मा की चतुर्युगी के विषय में आगे पुराणों में किसी अन्य वीडियो में मैं इसके विषय में आप पर विस्तृत चर्चा करूंगा कि क्या प्रलय की समय सीमा है, और उस समय भगवान बराह से जो समीकरण के अनुसार मैंने भी चर्चा की उसके विषय में आपको लगभग ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब खगोलीय पिंड की टक्कर पृथ्वी का एक बड़ा भाग जो टूटा वह जाकर के अलग कक्षा में स्थापित हो गया, और ये जो भाग टूटा इसी को मंगल ग्रह कहते हैं हम सब। अब पृथ्वी से एक ठोस भूभाग के अलग होने की प्रक्रिया से कुछ नए महासागर भी बन गए होंगे। जल और स्थल के अनुपात में भारी परिवर्तन भी आ गया। भयानक टक्कर के बाद की पृथ्वी का आकार भी छोटा हो गया और जलवाष्प उत्पन्न हुई, और वह इतनी अधिक थी कि पृथ्वी का काफी बड़ा हिस्सा जो है वह स्थल रूप में परिवर्तित हो गया। बात लगभग क्लियर है। और बात करें यदि वैज्ञानिक परीक्षण की, तो वैज्ञानिकों का एक समूह जो है मंगल पर जीवन के लक्षण पाए जाने के तर्क को प्रस्तुत करता है। आधुनिक जितने भी वैज्ञानिक परीक्षण हुए हैं उसमें मंगल पर जीवन के लक्षण पाए जाने की पूरी संभावना बताई जा रही है, और इस तर्क का मुख्य आधार यह है कि मंगल और पृथ्वी किसी समय एक ही पिंड रहे होंगे, और यह इस एक ही पिंड से दोनों विभाजित होकर के अलग अलग पिंड बन गए, और ये जो मुख्य पिंड है वह पृथ्वी ही है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। या तो जीवन लक्षण पृथ्वी से मंगल पर गया या तो मंगल से पृथ्वी पर गया। अब दोनों जगह ही जीवन है। चूंकि जीवन परिस्थितियां पृथ्वी पर अधिक अनुकूल बनी रही, इसलिए जीव जगत पृथ्वी पर अधिक विकसित हुआ, और इस कारण यह भी कह सकते हैं कि पृथ्वी का ही खंड मंगल है। बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस जो होते हैं वे असामान्य परिस्थितियों में भी जीवित रहते हैं। जैसे आप ये समझ लें कि यदि हम खेती करते हैं तो खेत में जो चीजें हम जिस समय जो घास फूस उगते हैं, जो फसल अगर गेहूं की फसल है तो गेहूं की फसल में जो उसमें घास फूस पैदा होती है वह गेहूं के ही समय में ही उसमें से उत्पन्न होगी। धान के सीजन में उसमें से वह घास फूस नहीं पैदा होती है, क्योंकि उनकी स्थितियां ही ऐसी हैं, वो अपनी स्थिति में ही जन्म लेंगे। तो इसी तरह मंगल की भी स्थिति है कि वहां पर जो वातावरण है, जो वहां का अनुकूलन है, वह उस स्थिति में वहां की जो बैक्टीरिया है वो कई वर्षों से जीवित हैं, और अभी जब वो समय उनका आएगा तो वो वहां पे अपने जीवन को और भी परिष्कृत करेंगे। बहुत सारे वायरस हजारों वर्षों तक निष्क्रिय रह करके भी जीवित बने रहते हैं, और अनुकूल परिस्थितियां आने पर वह पुनः जागृत हो जाते हैं। इन्हीं में से कुछ के मंगल पर बचे रहने की आशंका या संभावनाएं वैज्ञानिक अभी भी ढूंढ पा रहे हैं। यद्यपि मंगल का जो तापक्रम है वह बड़ा भारी अंतर अब आ चुका है। जो मंगल वैज्ञानिक ये बता रहे हैं कि जो मंगल कभी पृथ्वी से अलग हुआ था तो जो उसका ताप था वो आज की स्थिति में काफी गुना कम है। खगोलीय शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत मंगल के जो भी गुणधर्म बताए जाते हैं उनकी पृथ्वी के गुणधर्मों में बहुत अधिक समानता होती है, और यह एक कारण है कि मंगल पृथ्वी से ही उत्पन्न है। और
मंगल की पृथ्वी से उत्पन्न मानने के तर्क सबसे अधिक भी हैं। और ये वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में या फिर हमारे पौराणिक परिप्रेक्ष्य में दोनों का जो समीकरण है सेम है। तो बातें लगभग सबको समझ में आ गई होंगी। बात करें यदि चंद्रमा और मंगल में अंतर, तो पौराणिक कथाओं में चंद्रमा को मामा कहा जाता है, मंगल को पृथ्वी का पुत्र बताया गया। और मामा का अर्थ होता है कि जिस पेट से माँ ने जन्म लिया उस पेट से उसके भाई ने भी जन्म लिया हो, अर्थात पृथ्वी और चंद्रमा सहोदर हुए। भारतीय ऋषि महान वैज्ञानिक थे और उन्हें इस खगोलीय तथ्य का पता था कि चंद्रमा पृथ्वी से उत्पन्न नहीं हुए हैं। चंद्रमा एक अलग खगोलीय पिंड है जिसके विषय में मैंने पीछे वीडियो में बताया भी है, बल्कि किसी एक ही स्रोत से अलग अलग समय पर मतलब कोई एक पिंड रहा होगा जहां से चंद्रमा और पृथ्वी दोनों की उत्पत्ति हुई है। इसलिए उन्हें लोक कथाओं में चंदा मामा भी कहते हैं, क्योंकि जब तक पृथ्वी और चंद्रमा भाई बहन नहीं होंगे तब तक वे मामा चंद्रमा को नहीं कहा जा सकता। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रमा की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय पर सागर से हुई, और सागर जो है लक्ष्मी जी भी सागर से पैदा, तो चंद्रमा को लक्ष्मी का भाई भी कहा जाता है। और चूंकि भगवान का जो विवाह हुआ है वह विवाह लक्ष्मी जी से हुआ है, और एक तरफ से आप देख रहे हैं अभी कथा में चर्चा हुई कि भगवान के ही अवतार है बारह, जिनका विवाह पृथ्वी से हो रहा है, जिसकी उत्पत्ति से मंगल पैदा हो रहे हैं। तो दोनों पत्नियां सगी बहनें हैं, और दोनों सगी बहन, उस बहन का भाई भी तो पृथ्वी का भाई है, इसलिए मामा कह रहे हैं अपनी लोक कथाओं में। ऐसी अब इसका भी किसी दिन समीकरण आपको वैज्ञानिक तथ्य पे बताएंगे। वीडियो काफी लंबा हो रहा है और इसकी वजह से वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। आशा करेंगे कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और जिस तरह से एक लोगों में एक भ्रांति है कि हमारे पौराणिक कथाएं कुछ अलग कह रही हैं और विज्ञान कुछ अलग कह रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों को जब समीकरण को सामने रखेंगे तो बहुत सारी चीजें निथर करके आपके सामने आएंगी, और ये सब चीजें बिना आप किसी खोज, बिना अध्ययन के नहीं कर पाएंगे। तो आपको दोनों चीजों को समन्वय बना करके तब दोनों का निथार करके जो चीजें सामने आएंगी बहुत ही साफ सुथरी आएंगी और आपको चीजें समझ में भी आएंगी। तो आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि यह दुर्लभ जानकारी आपको अन्य लोगों तक भी पहुंचा सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो को विराम करेंगे, फिर मिलेंगे नए रोचक विषय को लेकर के नए सीजन के साथ। तब तक के लिए सभी मित्रों से श्री राधे।